नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो चलिए आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित करेंट अफेयर और उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। जो आप लोगों ने पहले प्रश्न देखे थे और मतलब सीरीज़ देखा था, उसके आगे की कड़ी। तो बिना देर के हम शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से आज प्रश्न हैं और उससे संबंधित व्याख्या क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें, पहला प्रश्न जो हमारा मेथड है वही रहेगा। एक बार देखेंगे क्वेश्चन में कीवर्ड्स कौन सा है और उसके बाद फिर व्याख्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है एनआईए के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग इसको रिकॉल कर रहे होंगे। अगर रिकॉल नहीं कर रहे हैं तो हम आपको रिकॉल करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर यह क्या है? आतंकरोधी केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2009 में हुई थी। जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद इसे 2009 में स्थापित किया गया था। हालांकि यहाँ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना होती है, लेकिन स्थापना 2009 में हुई है। ध्यान रखें कि एनआईए एक्ट के तहत इसे एनआईए एक्ट भी कहा जाता है, इसे स्थापित किया गया है। मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में है। शाखा या कार्यालय की बात करें तो हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू एंड रायपुर में इसके कार्यालय या शाखा स्थापित किए गए हैं। एनआईए का एक स्पेशल सेल भी है जिसे टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल कहा जाता है। इसे संक्षेप में टीएफएफसी कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है। आगे मामले की बात करें तो किन मामलों की ये जांच करता है? तो जाली मुद्रा से संबंधित जो आतंकी वित्त पोषण के काम आता है उसकी बात की जा रही है। अर्थात यहाँ पर जाली मुद्रा और आतंकी वित्त पोषण, इन सब की ये जांच करता है। इसके अलावा कुछ और बातें इससे संबंधित है, जैसे इसकी संरचना क्या है? तो महानिदेशक के अधीन ये कार्य करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ महानिदेशक की बात की जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इनको जो शक्तियां प्राप्त हैं, राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं उस पुलिस महानिदेशक के समान इनको शक्तियां प्राप्त है। साथ ही साथ प्रशासकीय नियंत्रण की बात करें तो यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। जांच में सहयोग कौन करता है? तो जांच की बात होगी अगर कोई राज्य क्षेत्र से मामला आता है और राज्य क्षेत्र का मामला आएगा ही, तो वहां पर राज्य सरकारें इनकी जांच में सहयोग करती हैं। एनआईए कानून में शामिल अपराधों की जांच ये करते हैं। अर्थात जो एनआईए एक्ट बनाया गया है 2008 और उसमें जिन जिन अपराधों को शामिल किया गया है उन अपराधों से संबंधित मामलों की ये जांच करते हैं। कार्यों की बात कर लें तो जांच एवं अभियोजन, ठीक है, अर्थात दोष साबित करना। तो यहां पर अभियोजन की बात की जा रही है, कैसे? अपराधों की जांच करना। साथ ही साथ कानून में अधिसूचित जितने भी प्रकार के विधिक या विविध कृत्य उसमें बताए गए हैं उन सभी कृत्यों को शामिल करते हुए या उन सभी कृत्यों के आधार पर उनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनकी जांच यहां पर की जाती है एनआईए के द्वारा। अधिदेश के अनुपालन की बात करें तो यहां पर आतंकरोधी अन्वेषण हेतु तथ्यों का संग्रह करना, मिलान करना और विश्लेषण करना भी इनके कार्यों में शामिल है। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें यहीं पर ध्यान रखेंगे। इनपुट भी साझा करने का ये काम करते हैं, जैसे केंद्र और राज्य स्तर पर जो खुफिया एजेंसी हैं उनके साथ ये इनपुट भी साझा करते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल 2008 क्या कहता है? तो यहाँ पर इसके तहत इन्हें कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं, यहाँ पर देखें। अनुसूची में वर्णित जितने भी कृत्य हैं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, उनकी जांच और अभियोजन दायर करना, अर्थात आरोप दायर करना। सहयोग प्राप्त, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र और राज्य से ये सहयोग प्राप्त करते हैं। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, अन्य एजेंसियां, उनके साथ ये सहयोग करते हैं। साथ ही साथ त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जरूरी आवश्यक उपाय भी इनकी बात कही गई है कि जरूरी या आवश्यक उपाय ये करते हैं। अब इसके बारे में लगभग सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं पुनः अपने क्वेश्चन पर। अब ये कहा गया है, पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है सही कौन सा है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में काम करती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा,
यह देश की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है जिसका गठन मुंबई आतंकी हमले वर्ष 2008 के बाद किया गया था। अब आप लोगों को स्वाभाविक सी बात है कि लगभग सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहां पर कहा गया है यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, लेकिन यहां पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दिया गया है, तो इसलिए यह गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए आपका सही विकल्प बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां पर देखें, अधिकरण के बारे में बात की जा रही है, अर्थात जिसे आप ट्रिब्यूनल कहते हैं उनकी बात की जा रही है। ट्रिब्यूनल का एक एग्जाम्पल आप जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसकी बात आप कर सकते हैं, एनजीटी के बारे में। ठीक है, अधिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकरण आप लोगों को दे दिया गया है, सिर्फ आपको इस पर विचार करना है और सोचने समझने के बाद, इसकी व्याख्या देखने के बाद, अर्थात आप लोगों को अगर पता है तो आप रिकॉल करेंगे कि जो बातें वहां पर पूछी गई हैं अधिकरण के बारे में, उसकी स्थापना कैसे होती है, किस अनुच्छेद के तहत होती है, इत्यादि बातें। यहां पर देख लें ये चर्चा में क्यों रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले में हाईकोर्ट के ये अधीनस्थ हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रादेशिक अधिकार के मामले में जिस क्षेत्र की बात की जा रही है, जो हाईकोर्ट हैं उनके ये अधीन आएंगे, उनसे ऊपर नहीं है। मतलब हाईकोर्ट जो है उनके अधीन एनजीटी काम करेगा। अगर इस तरह की बात आती है कि प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र, तो यहां पर बात की जा रही है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो एल चंद कुमार बनाम भारत संघ 1997 का मामला आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अधिकरण के निर्णय हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जिस रिट की बात कही गई है, रिट ये कौन को जारी करता है यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, हाई कोर्ट की भी बात कर लीजिए, यह 32 के तहत और यह 226 के तहत। क्लियर। तो हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन है। अधिकरण की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत स्थापित किए जाते हैं। परस्पर विरोधी निर्णय की स्थिति में, अर्थात मान लेते हैं, जो आप लोगों को याद होगा कि केंद्रीय सूची और राज्य सूची, और एक हमने बात किया था कि अगर समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, मतलब उसमें जो शामिल विषय हैं, समवर्ती सूची पर जब कानून बनाने की बात आती है तो केंद्र और राज्य किसी एक ही विषय पर कानून बनाते हैं। ऐसी स्थिति में जो केंद्र का कानून है राज्य के बनाए गए कानून पर प्रभावी होगा। क्लियर। तो यहां पर कहा जा रहा है परस्पर अगर विरोधी निर्णय की स्थिति होती है, मतलब कोई एनजीटी निर्णय देता है किसी विषय में और उसी विषय पर हाईकोर्ट भी अपना डिसीजन देता है, ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट का डिसीजन मान्य होगा, न कि किसी अधिकरण का निर्णय मान्य होगा, जैसे कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। साथ ही साथ यहां पर कुछ और बातें बताई गई हैं कि अधिकरण संबंधी जो प्रावधान है वह मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया। संशोधन क्या किया गया था, तो संशोधन द्वारा अनुच्छेद, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण की बात कही गई। साथ ही साथ अनुच्छेद 323 बी अन्य मामलों, अर्थात इसके अलावा, इसको तो मेंशन कर ही दिया गया है, इसके अलावा जो अन्य मामले हैं उनके लिए अधिकरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अधिकरण स्थापित की जा सकती है या उसका गठन किया जा सकता है। सवाल ये भी आता है कि अधिकरण का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य विवादों और शिकायतों का निपटान करना। अगर विवादों और शिकायतों के निपटान की बात आएगी तो एनजीटी जो पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखता है, वही बात यहां पर की जा रही है। किसी विशिष्ट मामले से संबंधित अगर विवाद हो तो उस विवाद के समाधान के लिए अधिकरण गठित किए जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर होंगी। अब यहां पर इन बातों को समझने के बाद चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको देख लेते हैं। अब क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत स्थापित अधिकरण के निर्णय उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन होते हैं। बिल्कुल सही बात है।
दूसरी बात कह रहा है कि अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में विद्यमान थे। ये आप लोगों ने देखा कि मूल संविधान में अधिकरण नहीं था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया था, जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया। 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। यहां पर असत्य आपसे पूछा गया है, तो असत्य के आधार पर आपका बी होगा, न कि ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर आपसे पूछा गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त। हमारा जो संविधान है, संविधान के 324 के तहत, आगे एक बार देख लेते हैं फिर यहां पर बात करेंगे। ये सुर्खियों में क्यों रहा है या चर्चा में क्यों रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो संविधान पीठ, और यहां पर जब संविधान पीठ की बात आ रही है तो संविधान जो पीठ होती है या संवैधानिक पीठ की बात की जाती है, तो जब 5 जज, ठीक है, किसी भी विषय पर बैठते हैं तो उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है, संवैधानिक, ठीक है, यहां पर पीठ कहा जा रहा है। अगर इससे कम है, जैसे 3 जज, तो इनको हम केवल पीठ कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। संविधान पीठ का निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। जो संविधान पीठ बैठी थी उसके पास मामला गया था, तो संविधान की पीठ ने यह कहा, या संवैधानिक पीठ ने कहा कि जो चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, उनके प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब डिसीजन के तहत ये भी कहा गया कि जो निर्णय लिया जाएगा, मतलब इनकी नियुक्ति से संबंधित एक चयन समिति होगी और वो चयन समिति निर्णय लेगी, उसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी। सवाल यहां पर यह होता है कि जो समिति कही जा रही है वो समिति बनेगी किस किस से, या किससे किससे मिलकर के बनेगी, या उसमें सदस्य कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे। यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में बात की जा रही है। समिति की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इन तीनों के द्वारा मिलकर के एक समिति बनेगी। इस समिति के सुझावों के आधार पर फिर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहां पर बात यह किया गया है कि चुनाव आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत है। चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। भारत में जो चुनाव आयोग बना था 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ देश में चुनावों को संपन्न कराने का काम करता है। तो जो लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उनको चुनाव कराने या उनका चुनाव कराने के लिए ये जिम्मेदार हैं। संवैधानिक प्रावधान कब कहां से कहां तक है? तो 324 से लेकर के 329 तक अनुच्छेद चुनाव आयोग को समर्पित हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 324 चुनाव आयुक्तों की संख्या तथा उनका कार्यकाल, ये कहा गया है इसी में 324 में कि उनकी जो नियुक्ति है और उनकी जो संख्या है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संसद को इस मामले में अधिकार दिया गया है। वर्तमान नियुक्ति की बात करें, अर्थात ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की। अब इनकी नियुक्ति की कैसे जाती है? तो सलाह कौन देता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। कार्यकाल जो होता है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उसके अनुसार। अगर इनके पास समय है तो 6 वर्ष का ये कार्यकाल पूरा करेंगे। अगर इनकी नियुक्ति हो गई और केवल इनके पास 3 वर्ष का समय बचा है कि यह 65 वर्ष के हो जाएंगे 3 वर्ष बाद, तो इस आधार पर ये रिटायर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं ये 65 कहा गया है, ये
थोड़े समय के लिए मान लीजिए 62 वर्ष में किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, अब उसके पास जो कार्यकाल बचा है वो केवल 3 वर्ष का बचा है। ठीक है, तो इस आधार पर ये पहले रिटायर हो जाएंगे। अगर कोई 59 वर्ष में नियुक्त होता है तो उसके आधार पर होगा। ठीक है, यहां पर देख ले। अब ये भी बात आती है कि इनको पद से कैसे हटाया जाएगा। तो हटाए जाने की बात ये होती है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से इनको भी हटाया जाएगा। ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा, 2/3 विशेष बहुमत, और उसमें डिटेल में बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल हमें ये समझना है कि विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी आधार पर। अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जब चाहें अन्य चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 3 सदस्यीय संस्था है। ठीक है, 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं प्लस 2 सदस्य होते हैं जिनको हम कहते हैं ये भी चुनाव आयुक्त हैं। यहां पर ध्यान रखें कि यह जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य जो आयुक्त हैं इनकी शक्तियां समान होती हैं इस संदर्भ में। यहां पर इसको छोड़ करके आगे बढ़ें, इसी से संबंधित कुछ और बातों को देख लें तो यहां पर यह बताया गया है जो चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य हैं ये क्या काम करते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, तो किसके निर्वाचन, तो भारत के निर्वाचन क्षेत्रों, पूरे देश की बात की जा रही है। आधार क्या होता है, तो जो परिसीमन आयोग है, पर संसद के परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं उसके आधार पर, उस आयोग की अधिनियम के आधार पर। ठीक है, निर्वाचक नामावली तैयार करना, जो आप जाते हैं वोट देने तो आपका जो नाम होता है वोटर लिस्ट में, वो सारे काम इनका है। साथ ही साथ जो योग्य मतदाता हैं, मान लीजिए आप इस वर्ष 17 वर्ष के हैं और अगले वर्ष मतलब 2024 में आप 18 वर्ष के हो गए। इसका मतलब अब आप 18 वर्ष से जैसे ही अधिक होंगे, निर्वाचक नामावली में आपका नाम शामिल करने का समय आ गया है। तो ये अपडेट करने का काम कौन कराता है, कौन करता है, तो यही निर्वाचन आयोग करता है। योग्य मतदाताओं की बात करें, अच्छा इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर किसी के नाम को यहां से हटाना भी हो तो हटाने का भी काम यही करता है। कौन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना, यह भी काम इसी का है, निर्वाचन आयोग का। नामांकन जो पत्र दाखिल किए जाते हैं उनका परीक्षण करता है। जैसे आपको चुनाव लड़ना है, आपने अपना नामांकन दाखिल किया, फिर उसकी जांच किया जाता है। जांच करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जो दल हैं, अगर आपने कोई दल रजिस्टर कराया राजनीतिक दल के रूप में, तो उनको मान्यता देने का भी काम इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कोई राज्य स्तरीय दल है या कोई राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय की बात करें तो ये भी विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए या निश्चित शर्तों के अनुसार, अगर उन शर्तों को पूरा कोई राजनीतिक दल करता है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। चुनाव चिन्ह भी आवंटित करने का काम चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें कौन कौन सी दी गई हैं। तो ताराकुंडे समिति 1975 में गठित की गई थी। जो वर्तमान निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो संवैधानिक पीठ ने दिया है, दरअसल ताराकुंडे समिति जो 1975 में गठित की गई थी, इन्होंने सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था, नियुक्ति हेतु चयन समिति, इसमें प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, विपक्ष के नेता का मतलब लोकसभा में विपक्ष का नेता, और सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक दिनेश गोस्वामी समिति भी 1990 में गठित हुई थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने भी यही कहा था जो इन्होंने अर्थात ताराकुंडे समिति ने कहा था। अब इस आधार पर इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं पुनः क्वेश्चन पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कह रहा है इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 साल की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होती है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया था कि 6 वर्ष होता है और 6 आप ऐसे देखे होंगे 6 65, ठीक है, जो भी पहले हो। इस आधार पर ये स्टेटमेंट आपका कट जाता है। यहाँ पर कहा गया है चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जब चाहें हटा सकते हैं।
अब आप लोगों ने अपना क्वेश्चन मतलब आंसर चूज कर लिया होगा कि क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दें 1 और 3 होगा क्योंकि दूसरा आपका गलत है, पहला और तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनहित याचिका की अवधारणा। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह PIL की बात कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका से संबंधित लगभग सभी बातों को समझ लेते हैं। लगातार ये चर्चा में रहा है, ठीक है। लगातार एक एडवोकेट हैं, ठीक है, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर जनहित याचिका दायर की है और उस जनहित याचिका को ध्यान में रखते हुए ये लगातार चर्चा में रहा है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जनहित याचिका दायर तो की जा सकती है लेकिन व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। मतलब अगर कोई फेमस होने के लिए दाखिल करना चाहें तो नहीं कर सकता। उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है। तो पृष्ठभूमि क्या कहती है? जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास की बात करें तो अमेरिका से होता है। 1960 में इसका विकास हुआ, यूएसए, जिसे आप यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। भारत में जनहित याचिका को हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे कहा जाता है, उसी का एक उत्पाद है, ठीक है। अब उत्पाद, अब आप कहेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या होता है? तो जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्रों में दखल करती है, उसे हम कहते हैं कि यह न्यायिक सक्रियता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जरूरत से ज़्यादा या न्यायपालिका जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गई है उनके अधिकार क्षेत्रों में। इसी से संबंधित जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो बातें कही गई हैं संविधान में अनुच्छेद 50 के तहत, उसका उल्लंघन भी कई बार माना जाता है, उसको लेकर के चर्चा होती रहती है। तो इससे संबंधित बातें हम करते रहेंगे। शुरुआत की बात करें तो 1980 के दशक के मध्य में इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ इसमें नाम आता है 2 व्यक्तियों का, एक VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती। इन दोनों का नाम आता है कि इन्होंने PIL की शुरुआत भारत में की। अब हुआ क्या था, जैसे मान लीजिए, हालांकि एक बार इस पर बात कर लेते हैं फिर उस पर आते हैं। जनहित की सुरक्षा में मुकदमा दायर करना। मामला क्या था? जहां बड़े पैमाने पर जनता का हित प्रभावित होता है, वो जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण से संबंधित खतरे इत्यादि। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि पढ़ा लिखा नहीं हूं और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके जहन में ये सवाल आ सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मेरा कहीं शोषण हो रहा है। शोषण जैसे ईंट भट्टे की बात कर लीजिए, कहीं मजदूरी की बात कर लीजिए। अब मैं अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, या जो व्यवस्था दी गई है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट का, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास हाई कोर्ट भी जाने का विकल्प है, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास है। ऐसी स्थिति में जब मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता, तो कोई व्यक्ति मेरे बदले सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर सकता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। ये क्या है? PIL है। अब यहां से सामाजिकता का विकास होता है, ठीक है, समाज संगठित भी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दूसरा व्यक्ति सजग है उस व्यक्ति के अधिकारों के लिए, और वो याचिका दायर कर रहा है कि इसके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसकी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए इत्यादि। तो जनहित याचिका के बारे में हमने बात कर लिया। उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। सभी को न्याय मिलना चाहिए, और सभी को न्याय मिलना चाहिए तो मेरे भी अधिकार हैं, मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। और इस आधार पर कहा गया है कि लोगों के कल्याण को ये बढ़ावा देने का काम करता है, क्योंकि मेरे बदले कोई और व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर रहा है। यहाँ पर समूह के हितों की रक्षा, समूह जो कमजोर वर्ग हैं, जिसके लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा। लेकिन ये कहा गया है कि व्यक्तिगत हितों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जारी कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब दोनों की बात तो हम लोगों ने कर ली। भारत में जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? तो कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिक जो है या संगठन है, वो जनहित याचिका दायर कर सकता है।
साथ ही साथ याचिका दायर करके जनहित के लिए अदालत जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है। क्लियर है। स्वीकृति की बात करें तो पत्र को रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा एक पोस्ट कार्ड होता था ऐसे, और आधे हिस्से में आप एड्रेस लिखते थे, प्रेषक इत्यादि, और यहाँ पर कुछ बातें लिखी जाती थी और उसे भेज दिया जाता था। तो ये इसी को कहा जा रहा है कि पत्र के माध्यम से आप भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेज सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की बात करें, पेपर में छपी किसी खबर के आधार पर भी जनहित याचिका को ध्यान में रखते हुए आप उसे कहते हैं स्वतः संज्ञान लेना। स्वतः संज्ञान लेकर के उस मामले की जांच कर सकता है, न्याय करने की कोशिश कर सकता है। अदालत का संतुष्ट होना, रिट याचिका निम्नलिखित का अनुपालन करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है किन कार्यों को करने में, अपने खिलाफ लड़ने में, अपने खिलाफ जो अपराध हो रहा है या अब जो उसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ, जैसे गरीब हो या दिव्यांग व्यक्ति हो, निवारण हेतु न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में वो सक्षम नहीं है, उसके लिए जो पत्र पीड़ित व्यक्ति या एक सामाजिक कार्यवाही समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति को कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संबोधित किया जाता है। अखबारों में छपी खबर के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखने के बाद पुनः आते हैं अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया था। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास ब्रिटेन में हुआ, बिल्कुल गलत। अमेरिका हम लोगों ने देखा था। भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जनहित याचिकाएं जारी करने का अधिकार केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। तो आप लोगों ने देखा कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो केवल शब्द लगा है और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई है। आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। उसके आधार पर आप जो सही विकल्प चूज करेंगे वो C चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल दूसरा सही है, ये भी गलत है। क्लियर है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, 5वां नंबर, निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये विधेयक है, कानून नहीं है, अधिनियम नहीं है। विधेयक वो है जिसे अभी पेश किया गया है किसी भी सदन में और उस पर अभी काम होना है, मतलब दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, तब जाकर के वो अधिनियम बनेगा। उससे पहले वो विधेयक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यदि कोई व्यक्ति अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से मना किया जा सकता है। अब कुछ बात ये की जा रही है कि जो आपका आधार है उसको, जो इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन जिसे आप कहते हैं पहचान पत्र, निर्वाचन कार्ड भी आप कहते हैं, उसकी बात की जा रही है कि दोनों को जोड़ने का कुछ मामला है। अब यहाँ पर इसी से संबंधित बातों को देख लेते हैं। क्या कहा गया है, लोकसभा में निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ है, लेकिन केवल लोकसभा से पारित हुआ है। अभी राज्यसभा और बाकी राष्ट्रपति की सहमति मिलनी बाकी है। मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने से संबंधित विषय, ठीक है, लोकसभा में पारित हो गया। प्रमुख बिंदुओं में यह कहा गया है कि चुनाव सुधारों को लागू करने हेतु अधिनियम में संशोधन करने का प्रावधान शामिल है। प्रावधान क्या है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई है कि निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक 2021 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, मतदाता पहचान पत्र आधार से जोड़ना। दूसरी बात, पुनः प्रमाणीकरण द्वारा दोहराव को समाप्त करना। दोहराव जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आप इस समय दिल्ली में रहते हैं, आपका निर्वाचन जो सूची है यहाँ पर नाम है और आपने यहाँ पर भी निर्वाचन कार्ड बनवा रखा है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ तो समस्या होगी, आप यहाँ पर भी वोट दे सकते हैं, यहाँ पर भी वोट दे सकते हैं। तो आप जहाँ के मूल निवासी हैं
जो आपका क्षेत्र है केवल वहीं पर आप जो मतदाता हैं उसके रूप में पंजीकृत रहें, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि पुनः प्रमाणीकरण द्वारा दोहराव को समाप्त करना। ये दोहराव की स्थिति उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन के खतरे को समाप्त करना। इस समस्या, मान लीजिए यहाँ पर किसी आप चाय वाले अंकल को पसंद करते हैं, यहाँ पर भी आप चाय वाले अंकल को पसंद करते हैं, यहाँ पर भी आप जिताने के लिए वोट दे आए और यहाँ पर भी आकर के आपने, क्योंकि अलग अलग चरणों में होता है, आप यहाँ आकर के वोट दे दिए, तो यहाँ पर दोहराव की समस्या है। चाय वाले चचा को फिर समस्या हो सकती है, चाय वाले चचा को नहीं, मतलब दूसरी पार्टियों को दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर देख लें, स्वैच्छिक प्रकृति की बात करें तो आधार अगर किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में या देने में असमर्थ है तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसकी जो निर्वाचक नामावली में उसका नाम है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। समाप्त नहीं किया जाएगा, बस आगे चल करके अब उस पर क्या होगा, क्या काम किया जाएगा, उसको देख लेते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1950 की धारा 23 में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन द्वारा मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ना है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की बात करें तो जो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी है वो, उसको अधिकार ये दिया गया है कि वो आपसे आपका आधार संख्या मांग सकता है ताकि वो जो आपका निर्वाचन कार्ड है उससे वो जोड़ सके, तो उसको ये अधिकार दिया गया है। अब यहाँ पर देख लें, इससे संबंधित बातों को समझने के बाद पुनः अपने क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है। तो निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक 2021 के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से मना किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन के खतरे को रोकना है। स्वाभाविक सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर केवल और केवल आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए आप बी को टिक करेंगे क्योंकि बी ही यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसका लाभ ले पाएंगे। हम यही दुआ करते हैं कि एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न आए और आप लोग उसे सही करके आएँ। आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा ये सेशन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। तो आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।